नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब में और मेरा नाम है हिमांशु। जैसे कि मैंने आपसे पहले से बात कर रखी थी कि अब हम एक ऐसी सीरीज़ लेकर आएंगे जहां पर हम पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 को यूनिट वाइज जो भी हमारा सिलेबस है उसको डिकोड करेंगे और देखेंगे कि डिमांड ऑफ द पेपर क्या है, डिमांड ऑफ द एग्जामिनर क्या है और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को यूनिट वाइज अप्रोच करना है और क्या हमारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैं अपनी वीडियोस को लेकर आऊँगा अब आपके सामने, जिसमें मैं जो जो भी हमारे मेन डायमेंशंस हैं रिगार्डिंग ऑल द यूनिट्स उसको हम डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे उन सारे डायमेंशंस को समझने के लिए, और हम बाद में कुछ सोर्सेज की बात भी करेंगे कि कहाँ से उन क्वेश्चंस को हम क्रैक कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस को क्रैक करने का सोर्स मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहेंगे जो आप कहीं से भी पिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट वही वाली बात, 50 to 60% जो पोर्शन होता है हमारा पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। 20 से 30% के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हमें हिट करना होता है अपनी लेटेंट नॉलेज के बेसिस पे, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की होती है। और 10 to 15% होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट, जिसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लक बेस्ड भी होता है, और कुछ बच्चे उसको अपने लॉजिक के बेसिस पे भी क्रैक कर लेते हैं और वहीं पे हमारे क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। इसलिए हर किसी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है। या कहें कि किसी भी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत होने के लिए ही बने होते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरे बारे में ये है कि मैंने 2 टाइम JRF कर रखा है 234 एंड 244 मार्क्स के साथ। हम देख लेते हैं अपना पहला यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, जो कि है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और देखिए, इसमें काफ़ी सारे मैंने सोर्सेज में अपने नोट्स भी इंक्लूड किए हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मेरे सारे नोट्स, और फ्री गाइडेंस के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, सो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री नोट्स, गाइडेंस या फिर आपकी कोई भी स्पेसिफिक कंसर्न क्वेरी होती है, हम उसको डेली बेसिस पे ही एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का प्रॉपर एनालिसिस, कि क्या डिमांड है, क्या पूछ रहे हैं वो लोग। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछले 3 से 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स को उठाया और उनको एनालिसिस किया, तो मेरे को ये बात समझ में आई कि उनकी जो डिमांड है एग्जामिनर की, या फिर जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, उनकी डिमांड रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी बुक्स, मेजर आइडियाज़, फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स, कोट्स ऑन एंड बाय दी थिंकर्स। तो यही मेजर क्वेश्चंस हैं जहाँ से आ रही हैं चीज़ें, कि बुक पूछ लेंगे किसने कौन सी लिखी है, मेन आइडिया क्या था, जैसे प्लेटो का एलिगरी ऑफ केप पूछ लेंगे, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ पूछ लेंगे, थ्योरी ऑफ स्टेट या जस्टिस पूछ लेंगे, ठीक है ना। फैक्ट्स पूछ लेते हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि ये बुक किसने लिखी है, क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। लाइक वाइज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये जो हमारे मेन थिंकर्स दे रखे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर, उन थिंकर्स ने क्या क्या स्टेटमेंट्स बोले हैं और उनके ऊपर क्या क्या स्टेटमेंट्स बोले गए हैं, तो ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। और कोट्स ऑन एंड कोट्स बाय दी थिंकर्स, तो कुछ कोट्स भी रहती हैं जो कि थिंकर्स के ऊपर होती है, थिंकर्स की होती हैं। और स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट रहते हैं, जैसे प्लेटो ने कहा है कि स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज, ठीक है ना। तो ऐसे करके स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि उनके कॉन्सेप्चुअल चीज़ से निकल के आते हैं। एक ये बात आपको समझनी होगी। ये मेन चीज़ें पूछ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं हम। जैसे कि बुक्स में मैंने बात करी थी, तो क्वेश्चन का आप नेचर देखिए, अरेंज क्रोनोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो देखो, ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं कि क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए, कैसे करके कि भाई सबसे पहले कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी आई, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे लगाने को दी जाती हैं बुक्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको 2 से 3 बुक्स भी याद हैं इसमें, तो आप इजीली क्रोनोलॉजी में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ अरेंज दी वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, वही क्रोनोलॉजी वाली बात आ जाती है पहले से आखिर तक। इसका मैं आपको सोर्स भी बताऊँगा, जो मैंने पूरी कंपाइलेशन कर रखी है अपने खुद के नोट्स में, कि किस थिंकर ने कितनी बुक्स लिखी हैं और कब कब लिखी हैं। देखो यहाँ पे इधर जाके, जैसे कार्ल मार्क्स को लेकर ये रहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मार्क्स वर्क, तो यहाँ पे सारा काम जो भी मार्क्स ने किया है उसके बारे में लिखा है, उसकी डेट्स लिखी हुई हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे सोर्सेज निकाल के लाया हूँ यहाँ पे, जॉन लॉक को लेके, मैकियावेली को लेकर, मतलब आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को लेके कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी लर्निंग है, वो कंप्लीट हो जाएगी इन्हीं कुछ सोर्सेज के थ्रू, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला डायमेंशन, जहाँ पे वो लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जो कि बुक से रिलेटेड हो गया मेनली। अगर आपको देखिए 4 में से 3 भी पता है या 2 भी पता हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इनको अरेंज कर पाएंगे, इतना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। वैसे ही एक नई हम डायमेंशन बात कर लेते हैं, व्हाट नॉट टू टारगेट एंड चीज़। देखो, ये तो सब बताते हैं कि हमको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए पेपर क्वालिफाई करने के लिए,
बट उससे भी ज़्यादा मैटर करता है ये पता होना कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमको सब कुछ टारगेट नहीं करना है, ठीक है। अगर हम सब कुछ चेज़ करने बैठ गए या अगर हम सब कुछ टारगेट करने के लिए बैठ गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको ही फेस करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड पॉलिटिकल इक्वालिटी देयरफॉर इज़ नेवर रियल अनलेस इट इज़ अकम्पनाइड बाय द वर्चुअल इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, डेट इज़ पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बात कही गई है, ठीक। अब पहली बात तो इसका आंसर लस्की है, ठीक है, लस्की हो सकता है, बट ये इतना ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इतना रैंडम क्वेश्चन है कि इसको आप कहीं भी जाके पढ़ नहीं सकते। इसको पढ़ने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा रैंडम बुक्स आपने कहीं पढ़ ली, कहीं सुन लिया, इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, आपने कहीं पढ़ा होगा, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने ये क्वेश्चन देख लिया अब आप इस क्वेश्चन को चेज़ करने बैठ जाएंगे कि यार ये जहाँ से आया है मैं उस सोर्स को पूरा ही डिटेल में पढ़ के बैठ जाऊँगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमारा होता है टाइम वेस्ट। और यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जो 15 to 20% में आते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई टारगेट नहीं कर सकता, तो हमको भी ऐसे क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है, हमको ऐसे क्वेश्चन को जाने देना है ईजिली, ठीक है। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज़ ऑलवेज प्लेटोज सेकंड बेस्ट, हु सेड दिस। अब देखो, एक बार को अगर इसकी ये पूछा होता ना इम्प्लीकेशन क्या है, तब तो फिर भी हम बात कर लेते कि अरिस्टोटल की जो आइडियल स्टेट है, जिसमें वो बात करते हैं रिपब्लिक की या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं ना, पॉलिटी की बात करते हैं अरिस्टोटल। लेकिन प्लेटो किसकी बात करते हैं? प्लेटो बात करते हैं फिलोसोफर किंग की। बट जस्ट इन केस फिलोसोफर किंग नहीं इस्टेब्लिश हो पाता है, तो उन्होंने एक प्लेटो ने बुक लिखी थी द लॉस। तो लॉ के अंदर यही था कि फिर एक छोटी सी काउंसिल होगी जो लॉस को बनाएगी, जो इसके थ्रू पूरी की पूरी जो हमारी सोसाइटी होगी वो चलेगी। तो प्लेटो के लिए सबसे बेस्ट चीज़ तो थी फिलोसोफर किंग। बट इफ़ इन द केस फिलोसोफर किंग कैन नॉट केम इन टू एग्जिस्टेंस, तो ऐसे में जो लॉज है, जो काउंसिल होगी छोटी, जो लॉज को बनाएगी, कानून को बनाएगी, डेट वुड बी द बेस्ट थिंग आफ्टर द फिलोसोफर किंग। बट फॉर द एरिस्टोटल पॉलिटी इज़ द बेस्ट थिंग। पॉलिटी का मतलब क्या? जहाँ पे जो सिटीजन्स होंगे, जो कुछ लर्न सिटीजन्स होंगे या पीपल होंगे ऑफ दी आपकी सोसाइटी के, वो कानून को बनाएंगे। एरिस्टोटल के लिए वो बेस्ट सर्कमस्टांसिस है, बेस्ट पॉसिबिलिटी है। एरिस्टोटल बिल्कुल नहीं मानते हैं फिलोसोफर किंग के इंस्टीट्यूशन में या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इनटू वन हैंड। तो देखो, अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है तो वो तो मैंने ही आपको समझा दिया। अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट होते तो आपको ऐसे करके आंसर को क्रैक करना था, बट वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट लिख के हु सेड दिस। अब इसमें बताइए, आप कितना भी पढ़ लें, किसने कह दिया ये बात, ये तो नहीं आप क्रैक कर सकते ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं पूरा ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। इस पे मैं एक 10 से 15 लाइंस का पैराग्राफ लिख सकता हूँ, जो कि मैंने आपको समझाया अभी का अभी, इसका मतलब क्या है लाइन का। बट मेरे को भी नहीं पता था ये लाइन किसने कही है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर मैं बैठा होता तो मैं भी इस पर तुक्का मार के आता, क्योंकि नहीं कर सकते आप इस चीज़ को डिकोड। बट यहाँ से आपको याद कर लेना ये चीज़ सेवाइन ने कही है और किस में कही है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब ऐसे PYQ का एनालिसिस कर लेना इन क्वेश्चंस को यूज़ करके। एक तो सेवाइन ने कहा है ये बात, तो आगे जाके कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है तब गलत नहीं करना है। और दूसरी बात, ये बुक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी सेवाइन ने लिखी है, ये याद कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि बुक को मैच कर लीजिए। सो आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर क्वेश्चन ही ऐसा है जो बिल्कुल फैक्ट पे एम्फेसिस कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन को चेज़ नहीं करना है। आपको बस उस क्वेश्चन को PYQs में आपने कहीं पढ़ लिया है तो याद कर लेना है उसके अराउंड इन्फॉर्मेशन को, जितनी इन्फॉर्मेशन अभी हमने यहाँ से याद कर ली है, और बाकी उसको वैसे ही वैसे छोड़ देना है। अब आपको ये नहीं कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पूरी बुक उठा के ले आएँ, PDF आपको फ्री में मिल जाएगी कहीं ना कहीं से टेलीग्राम पे, तो आपको बस PDF का एक्सेस मिला नहीं, आपने PDF पढ़नी स्टार्ट कर दी। मैंने देखा है कि बच्चे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कैन एनीबडी शेयर दी PDF ऑफ दी XYZ बुक। भाई ऐसे करके तो PDF मिल ही जाएंगी ना, कितनी बुक्स की PDF कलेक्ट कर लीजिए आप। अब एक एक बुक की PDF पढ़ने आप बैठ जाएंगे तो पीछे मैं वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि आप 10 यूनिट की 10 बुक्स नहीं पढ़ सकते, वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैग्मेटिक नहीं है। जैसे कि एरिस्टोटल कहते थे, आइडियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा बेटर है प्रैक्टिकलिटी, ठीक है ना, क्योंकि हम आइडियलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में वो चीज़ छोड़ देते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल है। देखो यहीं पे लिंक कर दो ना आप, प्लेटो चेज़ करते थे आइडियलिज्म को, एरिस्टोटल चेज़ करते थे प्रैग्मेटिज्म को। एरिस्टोटल का मानना था इन द चीज़ ऑफ द आइडियलिज्म हम कई बार ऐसी चीज़ों को भी मिस आउट कर देते हैं जो प्रैक्टिकेबल होती हैं, ठीक। यही अपने ऊपर अप्लाई कीजिए आप एक बार। आप 10 की 10 बुकें पढ़ना 10 यूनिट के लिए आइडियलिस्टिक चीज़ है, चाहिए वही चीज़, अच्छी बात है, हमको 10 यूनिट की 10 किताबें पढ़ी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बट क्या एक्चुअल में वो चीज़ प्रैक्टिकल है?
प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप आइडियलिज्म को चेज़ करते करते जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ प्रैक्टिकल है, उसको मिस आउट कर जाते हो और उन बुक्स के एक लूप में फंस जाते हो, ठीक। तो इसी तरीके से अपने पॉलिटिकल थ्योरीज, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो कॉन्सेप्शंस हैं उसको अपनी रियल लाइफ से इंटीग्रेट करके एक बार समझना सीखो। काफ़ी आपको हेल्प भी मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अब आगे डायमेंशन देखते हैं क्या बात कहती है। आगे आते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी डोमिनेट करते हैं नेट के एग्जामिनेशन में, और अब स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ पे अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने क्या चीज़ आइडेंटिफाई करी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, कि हमको एक सोर्स ढूंढना है इस तरीके का जहाँ से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना लें, ठीक है। सो यू हैव टू स्टिक टू वन सोर्स और वहाँ से आपको अपनी डिसेंट अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है, जिससे कि आप बस आंसर तक पहुँच सकें। एक बार को मान के चलते हैं कि आपकी बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं भी बन पा रही है कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके, बट स्टिल आपको इतनी समझदारी मेंटेन या फिर बिल्ड कर लेनी है किसी भी टॉपिक को लेके, इतनी समझ बना लेनी है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर पाओ कम से कम, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। एक बार आपने ऊपर से समझ लिया कि फ़िलासफ़र किंग की इंस्टीट्यूशन क्या है, किसने दी है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, कि क्यों प्लेटो ने वो चीज़ दी थी, क्यों प्लेटो को मानना था कि एक फ़िलासफ़र किंग ही एक सोसाइटी को प्रॉपरली जस्ट मैनर में रूल कर सकता है। तो उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि फ़िलासफ़र किंग के बारे में पूरी थीसिस करने बैठ गए, वो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है, वो अलग चीज़ हो जाती है। रिसर्च में आप कर सकते हो वो सब चीज़ें, बट अभी एग्ज़ाम निकालने के लिए वो सब चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सोर्स ढूंढना है। सोर्स मैं आपको भी दिखाऊंगा, बता भी दूंगा, और वहाँ से आपको एक बार अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेनी है, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी तैयारी को फिर उसी के अकॉर्डिंगली कंटिन्यू रख के रिवीजन मोड में लेकर आना है। एक बार पढ़ लिया उस सोर्स से, फिर दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया, जब मल्टीपल रीडिंग्स देंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो जो टेक्स्ट होता है उसका मतलब निकल के आएगा, ठीक है। जो कि मैं हर बार एग्जाम्पल देता भी हूँ, डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, मल्टीपल रिविजन्स आपको टेक्स्ट का न्यू मीनिंग देती हैं। आप नई नई टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आप एक ही एक बार पढ़ पाएंगे, बट आप ओवर लेयरिंग कर पाएंगे एक ही टेक्स्ट की, तो आप उसमें से मीनिंग को डीकंस्ट्रक्ट कर पाओगे अच्छे से और समझ पाओगे, ठीक। तो देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ये है, रूसो इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ड्रू डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आपने रूसो के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो रूसो ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा था, एक इनइक्वालिटी होती है नेचुरल और एक होती है कन्वेंशनल। नेचुरल वो जो नेचर ने बना दी, जैसे किसी को भाई बोना बना दिया, किसी को विकलांग बना दिया, फिर डिफरेंटली एबल्ड बना दिया, किसी को ब्लाइंड बना दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं नेचुरली इनइक्वल बना दिया नेचर ने। बट रूसो ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। रूसो ने कहा सर ऐसी इनइक्वालिटीज़ तो भाई बनी हुई हैं पहले से ही, बट जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, सोशल बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी है या क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, ये इनइक्वालिटीज़ कुछ ऐसी है जो कन्वेंशनल हैं, जो इंसान ने खुद ही बना ली अपने आप से। तो दो तरीके की इनइक्वालिटीज़ की बात करी, दोनों को उसने डिफाइन किया रूसो ने, और यही दो इनइक्वालिटीज़ की बात उन्होंने अपनी बुक में की थी, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। और इसी में उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ भी कर दिया था कि इस चीज़ को, मॉडर्नाइजेशन को, साइंस को, रीज़न को, ठीक है। उनका मानना था जिस तरीके से ये मॉडर्नाइजेशन, रैशनैलिटी, साइंस आगे बढ़ रहा है ना, उसी तरीके से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान के अंदर रीज़न आ रहा है, सोचने समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी आती जा रही है, वैसे ही वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन करता जा रहा है खुद के और दूसरों के बीच में। जैसे आपने भी देखा होगा, हम कहते नहीं हैं इस तरीके से कि गाँव में लोग मिलकर रहते हैं, बट शहरों में चले जाओ तो थोड़ा कम मिल के रहते हैं, और बहुत ही टियर 1 सिटी में चले जाओ तो मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी चले गए, मुंबई, दिल्ली, तो वहाँ पे लोगों को मतलब ही नहीं एक दूसरे से कि पड़ोस में कोई ज़िंदा है या मर गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से आप इंटरनेशनल सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क में चले जाओ या बहुत बड़ी लंदन जैसी सिटी में चले जाओ, तो वहाँ तो मतलब बिल्कुल ही मतलब नहीं किसी को किसी से, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ से कि जैसे जैसे रीज़न बढ़ रहा है, जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, या फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी या हाई लेवल पे जा रहा है, उसी तरीके से आप कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंसिएशन बना रहे हो, एक डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो अपने बीच में और सोसाइटी के बीच में। तो वही काइंड ऑफ कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है, या फिर क्रिटिक है ऑफ द मॉडर्नाइजेशन बाय द रूसो, ठीक। सो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बट माय पॉइंट इज दैट कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली क्रैक कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू होप्स फिलोसफी। अब जिसने होप्स को अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये पता होना चाहिए कि जो थॉमस होप्स थे ना, वो मानते थे साइंस में, ठीक। वो कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं थे। उनका मानना था कि साइंस एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। रीज़न, साइंस, एम्पेरिसिज्म, इंडक्टिविटी, इन सब चीज़ों में माना करते थे ये।
तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन पढ़ लो एक बार, यहाँ समझ में आ जाएगा। ह्यूमन विल डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल। तो देखो स्पिरिचुअलिटी में, ट्रांसेंडेंटलिज्म में कुछ खास बिलीव नहीं था, बिकॉज होप्स मानते थे साइंस में, रीज़न में, तो स्पिरिचुअलिटी से उनका दूर दूर तक मतलब नहीं था। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इतना भी पता है तो हम वैसे ही आंसर पहुँच जाएंगे, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन है परपीचुअल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, शांत एकदम। अब बताओ, होप्स ने, सबको पता होना चाहिए, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर का है, स्टेट ऑफ नेचर नथिंग बट अ वॉर ऑफ मैन अगेंस्ट मैन। मतलब ये कि जब तक स्टेट नहीं आएगी, स्टेट के एब्सेंस में हर इंसान एक दूसरे से लड़ता रहेगा, एक दूसरे से फाइट में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा होप्स का मानना था। अगर हर इंसान एक दूसरे से फाइट में है तो खुद आप सोचिए कैसे करके इंसान का माइंड फिर ट्रैंक्विलिटी में रहेगा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या, शांत एकदम, काम डाउन। काम डाउन होता तो फिर लड़ना ही चाहिए था ना, फिर तो बहुत स्टेट ऑफ नेचर में शांत रहना चाहिए था। एक तरीके से कह सकते हैं कि रूसो अगर ये बात कहते कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान ट्रैंक्विलिटी में रहता है तब भी अच्छा था, रूसो कह सकते हैं इस बात को, लेकिन होप्स कभी नहीं कहेंगे। बाकी लाइफ इटसेल्फ इज़ अ मोशन, ये इनका एक कॉन्सेप्शन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे जाके समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट माई पॉइंट इज़ डेट कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ए और बी पॉइंट में ही आप आंसर निकाल लोगे, आप बी को काट दोगे, आप ए को सही कर दोगे, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा ए सी और ए डी, और आप यहाँ पर देख लो एक बार कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटेस्ट गुड। तो ग्रेटेस्ट गुड वाली बात कुछ हद तक यूटिलिटेरियंस भी करते हैं, ग्रेटेस्ट गुड वाली बात आपके जो आइडियलिस्टिक थिंकर्स हैं वो भी कर सकते हैं, बट होप से रिलेटेड ये बात नहीं है। जब आपको पता होगा लाइफ इटसेल्फ इज़ अ मोशन वाला आइडिया जो है वो होप से जुड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक। अभी आगे जाके मैं आपको इसका सोर्स भी दिखाऊंगा और क्यों ये है लाइफ इटसेल्फ इज़ अ मोशन, इसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। सो आपको कॉन्सेप्ट पे इस तरीके से बिल्डिंग करनी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन एक बार गलत हो भी सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स पे किसी का चलता नहीं है जोर, कहीं से पूछ ले जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स को आपको मिस नहीं करना है, ठीक। बाकी मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आया आपके साथ कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे कि ये लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म एंड एडवोकेटेड पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आता है डिटर्मिनिज्म, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट कर दिया और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल को सपोर्ट कर दिया, ऐसे ही हमारा आंसर निकल कर आना चाहिए एंटोनियो ग्राम्स्की, क्योंकि कार्ल मार्क्स और एंजल्स तो आपके साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते थे, और ग्राम्स्की ऐसे मार्क्सिस्ट थिंकर थे जिन्होंने पोस्ट मार्क्सिज्म की एक तरीके से फाउंडेशन रखी थी। उन्होंने ही कहा था कि हेजेमनी की बात लेकर आए थे, इंटेलेक्चुअल कल्चरल कॉन्सेप्ट्स की बात लेकर आए थे, कैसे कल्चर प्ले करता है रोल हेजेमनी बिल्ड करने में, सब्जुकेशन करने में ऑफ द वर्किंग क्लास, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल वाली जब बात आती है, या फिर बात आती है आपकी किस तरीके की, जहाँ पे रीज़न को भी वो इम्पोर्टेंस देते हैं मार्क्सिस्ट, तो वो ग्राम्स्की से ही रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आइडिया, रैशनैलिटी, मार्क्स के लिए तो आइडिया वगैरह सारी चीज़ें फॉल्स थी, कम्प्लीटली फॉल्स हैं, कम्प्लीटली गलत हैं। बट ग्राम्स्की ने कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि आपने सब कुछ इकोनॉमी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया है, ये चीज़ सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर कंसेंट या फिर अथॉरिटी, लेजिटिमेसी वर्क करती है, किस तरीके से जो वर्किंग क्लास है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कैपिटलिस्ट क्लास का वे ऑफ लाइफ। मतलब समझे आप इस बात का, कैसे एक मजदूर क्लास का जो व्यक्ति है या फिर एक लेबर क्लास का व्यक्ति है, वो भी सिनेमा हॉल्स में जा रहा है पिक्चर देखने के लिए, मॉल्स में जा रहा है शॉपिंग करने के लिए, ब्रांड के कपड़े पहनना है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है जब मैं ये सारे काम करूँगा तो मेरे को सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो वो जब सोशल एक्सेप्टेंस के लिए सारे काम कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका माइंड्स की साइकोलॉजी इज़ बीइंग हाईजैक्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। जो कैपिटलिस्ट क्लास के इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने कुछ इस तरीके का पूरा एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं इस समय, हमको लगता है कि हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, बट नहीं, हम सोसाइटी की खुशी के लिए कर रहे होते हैं, हम सोसाइटी में अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। यही सारा आइडिया ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल का, यही चीज़ तोड़नी है, ग्राम्स्की कहते हैं। और कैपिटलिस्ट क्लास से, एलीट सेक्शन से हमको इस लेवल पे लड़ना है जिससे कि जो उनके आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ डोमिनेट करना बंद कर जाएं। क्योंकि देखो यार, जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स की, वो डोमिनेट करती हैं हमारी साइकोलॉजी में, और सिर्फ इस डोमिनेशन की वजह से ही चल रही हैं वो कंपनीज़। एप्पल का एग्जांपल ले लो आप, 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख के फ़ोन वो लोग बेच रहे हैं, हर साल लाइन लगाते हैं। आपके भी कई सारे दोस्त होंगे, मेरे भी कई सारे दोस्त हैं जो EMIs पे, लोन्स पे भाई एप्पल का फ़ोन ख़रीद के ला रहे हैं। क्या ज़रूरत है उनको लोन उठाने की, जब उनको पता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, स्टिल दे आर परचेजिंग द फ़ोन विच इज़ आउट ऑफ देयर कैपेसिटी।
तो ये चीज़ दिखाती है किस तरीके से वो साइकोलॉजिकली सब्जुगेटेड हैं, साइकोलॉजिकली वो लोग हाईजैक्ड हैं बाय द इकोसिस्टम ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। एप्पल इज़ द कैपिटलिस्ट क्लास हियर, और हम लोग जो उसको चेस कर रहे हैं, लोन लेके वो फ़ोन खरीद रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लेबर क्लास हैं। ठीक, तो लाइकवाइज इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो एक तो आप इस तरीके से लिंक कर पाओगे रियल लाइफ रियलिटीज़ के साथ, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जो कहते हैं ना कि HPSC का जो एग्ज़ाम वो कैसे निकलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग से निकलेगा जहाँ पे आप आंसर राइटिंग कर पाओगे ऐसे एग्जाम्पल देकर। आप कोई बच्चे नेट की ही तैयारी करके सोचते हैं मैं मेंस निकाल लूँगा HPSC का, तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि नेट के लिए कुछ हद तक चलो मानता हूँ मैं, आप फैक्ट्स वगैरह भी अच्छे से करके चले जाओगे तब आप उसको कर लोगे टैकल। बट आपकी जब तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं होगी ना कि आप रियल वर्ल्ड से उसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पाओ, तब तक आप कैसे अच्छे आंसर लिख पाओगे। बाकी एक क्वेश्चन ये भी है, चलो इसको हम आगे देखेंगे, ये थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक में भी काम आ जाएगा। अच्छा, जॉन लॉक का क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि ही हैज़ रिटन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ही बिलीव्स इन द लिमिटेड स्टेट। देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब कॉन्सेप्शन है आपका जॉन लॉक का, क्योंकि जब होब्स ने दिया था ना एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट, होब्स का मानना था स्टेट के ऊपर किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं लग सकती, बट लॉक का मानना ये था कि स्टेट को हमें लिमिटेड बनाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे जो USA है, द गवर्नमेंट ऑफ USA, स्टेट ऑफ USA, वो बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ द लॉक, और जो UK है वहाँ की गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ द होप्स। अभी तभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है कहाँ पे, UK में। पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किसी तरह का जुडिशियल रिव्यू ही नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। बट USA में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, उनकी जो सीनेट है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू द लोअर हाउस, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं कि लिमिटेड स्टेट है, जो चाहे सरकार USA में वो नहीं कर सकती, बट अनलाइक इट UK में कुछ भी कर सकती है। तो लिमिटेड स्टेट बना दी तो लॉक ने, उन्होंने लिखा है यहाँ पे ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अब ये लिखा है एक पॉइंट यहाँ पे, ही इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ द पॉपुलर सोवेनिटी। देखो ये तो सबको पता है, ये रूसो का कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल सोवेनिटी की बात की थी लॉक ने, बट पॉपुलर सोवेनिटी की बात नहीं करी थी। पॉलिटिकल सोवेनिटी क्या होता है, यहाँ पे हम वोट दे के सरकार बनाते हैं, वो सरकार फिर सोवरेन तरीके से अपने डिसीजंस ले सकती है। द गवर्नमेंट गॉट दी लेजिटिमेसी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शंस। ठीक, तो डी हम काट देंगे, जैसे हम डी काटेंगे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो बी सी तो वैसे ही हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए रह जाएगा, ही सब्सक्राइब्स एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म होता है कि थोड़ा सा साइंटिफिसिज्म, कि हमने जो चीज़ देखी अपनी ऑब्जर्वेशंस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम चीज़ों को समझते हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लॉक ने कहा था आर माइंड इज़ टेबुलर रासा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा था हमारा माइंड इज़ लाइक एन एम्प्टी स्लेट, हमारा माइंड बिल्कुल खाली होता है। हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, लर्निंग जो हम करते हैं अपने ही खुद की चीज़ों को देखकर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एम्पेरिसिज्म आ गया, नहीं आ गया। इस स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा कि ही सब्सक्राइब्स टू एम्पेरिसिज्म, इसलिए ए भी ठीक हो जाएगा। तो इसका भी मैं आपको सोर्स बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कोई बुक नहीं पढ़नी है, एक आध साइट से और कुछ नोट्स हैं वही पढ़ लेने हैं, है ना। बाकी जब आप ऐसे क्वेश्चंस को आप एनालाइज करते हो तो उसके हर ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करना है इसी तरीके से। इससे आपके कितने सारे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप खुद देख लीजिए, आपने लॉक के बारे में कितना कुछ जान लिया, आपने यहाँ पे लिमिटेड स्टेट के बारे में कितना कुछ जान लिया, पीछे आपने ग्राम्स के बारे में कितना कुछ जान लिया। ठीक, बाकी अब देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो फैक्चुअल क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है यार, इसमें सिंपल सी बात है, आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए। फ़ायदे क्या हैं फैक्चुअल क्वेश्चन के, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्ट होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, टाइम सेविंग होते हैं। नेट जैसे एग्जाम में जहाँ पे आपके पास वैसे ही टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं बच्चों को, वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन से एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बोनस पॉइंट भी है। अगर आपको पता है कि इसका आंसर ये होगा तो आपको ना सोचना है ना समझना है, सीधे आंसर मार्क करना और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन देख लो क्या है, पॉलिटिक्स इज़ वॉर विदाउट ब्लड शेड एंड वॉर इज़ पॉलिटिक्स विद ब्लड शेड, हु सेड इट। पता होना चाहिए, सीधे माओ ज़ेडोंग का कहना है ये, ठीक है, माओ ज़ेडोंग का कहना है, आंसर हमारा आगे बढ़ गए। अब ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि माओ ज़ेडोंग आपके सिलेबस में दे रखा है, आपको उनके सारे स्टेटमेंट्स, उनकी सारी कोटेशंस तो पता होनी ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। हु सेड इंग्लिश इज़ डेमोक्रेटिक ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ये रूसो का कहना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा है आर souls have been corrupted by the proportion to the advancement of sciences। तो देखो साइंस का क्रिटिसिज्म मैंने पहले बताया था रूसो ने किया है, और रूसो की बुक कौन सी है, डिस्कोर्स ऑन दी साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है, ये पता है, सीधे सबको पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल्स वर्क। अब मैं आपको लिस्ट दूंगा आगे जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एपोलॉजी जो है ना,
वो किताब है प्लेटो की। तो जब पता है प्लेटो ने लिखी है एपोलॉजी, तो वो अरिस्टोटल ने तो नहीं लिखी होगी। तो हमें अगर ये सही नहीं भी पता है ना, 1 2 3 4 पता होना चाहिए, 4 पे टेक मारो, आगे बढ़ो फटाक से। और ये कितना आसान क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट, एटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो। भाई आइडियाज़ के सबसे बड़े सपोर्टर तो प्लेटो ही हैं। और देखा जाए तो आइडियलिज्म की फाउंडेशन भी प्लेटो ने रखी है ना। देखो बाकी सारे ऑप्शंस भी कितने अजीब से हैं, डार्कनेस, रॉ मटेरियल, मैटर, कितने मतलब एब्सर्ड से ऑप्शंस दे रखे हैं। आइडिया तो सबको पता ही होगा प्लेटो से रिलेटेड चीज़ है, ठीक। तो इससे मेरा पॉइंट क्या है, इससे पॉइंट ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए अभी के अभी। इससे मेरा पॉइंट ये है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पहली बात तो आप ये देख रहे होगे कि बिल्कुल सिलेबस से उठ के आ रहे हैं। रूसो, आपके एरिस्टोटल, आपका प्लेटो, आपका माओ जेडोंग, आपका फिर से रूसो आ गया। तो जो जो यूनिट में दे रखे हैं थिंकर्स के नाम, उन्हीं थिंकर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पूछा गया है, उनकी बुक्स, उनकी बातें, उनके स्टेटमेंट्स। तो ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि हमारा सिलेबस में मेंशन नहीं है थिंकर, उसका पूछ लिया होता है। सेवाइन का पूछ लिया था कि वो वाली बात किसने कही, सेवाइन ने कही थी। तो वो तो बहुत ही बेकार का क्वेश्चन है, उसको नहीं पकड़ना है हमें, ना पकड़ के बैठना है। बट इन वाले क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको भी डिस्कस किए हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको नोट शेयर करे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे ये सब चीज़ें उसमें दे रखी हैं, बुक्स किसने कौन सी लिखी हैं, किस साल में लिखी हैं, किसने कौन सी स्टेटमेंट दी हैं। तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। बाकी PYQs को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि PYQs भी इसी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन को कवर कर सको आप, ठीक है ना। अब ये देखो थोड़ा एलिमिनेशन ट्रिक पे चल देते हैं हम, ठीक है। मतलब ये तो देखो हर एग्जामिनेशन में सेट हो जाता है एलिमिनेशन। कई बार आपको 4 में 4 ऑप्शन नहीं पता होता, बट आपको ये पता होता है कि ये ऑप्शन पक्का गलत है। अगर आपको इतना ही पता है ना, आप आंसर निकाल लोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे छोड़ो सारे ऑप्शन, भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मेरे को कौन सा सही होना चाहिए अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली। बट मैंने यहाँ पे देख लिया, पॉलिस इज़ मैन रिट लार्ज। अब भाई ये वाली बात तो अगर आपने प्लेटो को थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है प्लेटो का, कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल को अगर बड़ा कर दोगे तो वही स्टेट है। मतलब स्टेट इज़ नॉट द कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, बट व्हाट इट इज़ मियरली द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। एक इंसान की क्या पर्सनैलिटी है वही स्टेट रिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए तो उन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दी थी स्टेट के अंदर कि मैन ऑफ रीज़न अलग है, मैन ऑफ करेज अलग है, मैन ऑफ पैशन अलग हैं। उनके अकॉर्डिंगली यही स्टेट है। तो प्लेटो का जो इतना ही पढ़ के आएगा बेसिक, वो बता देगा ये बात प्लेटो ने कहा है, तो डैट मीन्स एरिस्टोटल ने नहीं कहा होगा ये वाली बात। तो आपको पता है डी तो बिल्कुल नहीं कहा, आपने बस डी काट देना है। डी काटा, डी काट दिया, डी काट दिया, ABC रह गया। देखो एकदम आंसर निकल गया। पढ़ना ही नहीं है बाकी कुछ, बाकी सब इसलिए पढ़ लेना है कि याद करना है आगे के लिए। ऐसा नहीं कि छोड़ के चलेगा कि हमने PYQ सॉल्व कर लिया। PYQ हमेशा फर्दर नॉलेज के लिए सॉल्व करना है, इसलिए सॉल्व नहीं करना कि सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर चले गए कि मैंने एक सही कर दिया, मजा आ गया। यहाँ से सारे ऑप्शन पढ़ लेने अच्छे से। लाइक वाइज ये वाला क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैकियावेलीज द प्रिंस। यहाँ पे C ऑप्शन देखो आप, इसमें क्या लिखा है, द बुक इज़ फेमस फॉर एंटी सेकुलर अप्रोच। अब ये बात तो सभी को पता है कि मैकियावेली तो फादर माने जाते हैं यूरोपियन सेकुलरिज्म के। मतलब मैकियावेली ही एक ऐसा पर्सन थे उस समय जिन्होंने चर्च को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है ना, और सेकुलरिज्म की काइंड ऑफ फाउंडेशन रखी थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, रेनेसां लेकर आए थे, है ना। तो C ऑप्शन तो भाई बिल्कुल गलत होगा ना। तो C जैसे मैंने काटा, ये यहाँ पे काटा, ये काटा और ये काटा, तो मेरे पास आंसर आ गया 1 निकल के। B एंड D फटाक से आ गया एकदम जल्दी से, बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये क्वेश्चन अपना रिपीटेड है जॉन लॉक का, ठीक है ना। बल्कि यहाँ भी एलिमिनेशन ट्रिक काम कर सकती है उसी वाले पॉइंटर पे, पॉपुलर सोबिनिटी वाले कॉन्सेप्ट पे। तो D कट जाएगा, बस 2 ऑप्शन रह जाएंगे, 50-50 तो आप खेल लोगे एटलीस्ट। बट ये 2 क्वेश्चन तो हमें बताते हैं कि आपने एक ऑप्शन भी पकड़ लिया, आपका आंसर आ जाएगा श्योर शॉर्ट, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बुक्स और रिसोर्सेज आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। सो उसके लिए मेनली हमको क्या करना है, PYQs का एनालिसिस करना है। और जो मैंने आपको वेबसाइट बताता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट, यहाँ पे ये सीधे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। यहाँ से वो पूरा क्वेश्चन देखो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। तो ये सारी साइट्स हैं, एक ही साइट्स है, साइट का नाम है पॉलिटिक्स फॉर इंडिया PSIR। आप यहाँ से पढ़ोगे, मल्टीपल रिवीजन दीजिए। बाकी इस साइट से मैं भी अपने नोट्स प्रिपेयर करूँगा। बाकी आपको जाके मतलब जो अपने नेट या एग्ज़ाम स्पेसिफिक, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो गया, नेट का एग्ज़ाम हो गया, उसके जो स्पेसिफिक हमारे टारगेटेड नोट्स होंगे वो मैं बना के ले आऊँगा, ठीक है ना। बाकी जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने शेयर कर रखे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे।
बाकी आप यूट्यूब वीडियोज़ को देख सकते हैं कुछ कुछ, जैसे कि आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स फैनॉन के ऊपर क्या क्या, एक वीडियो डाल लो, 2 से 3 वीडियो देख लो फ्रेंड्स फैनॉन के ऊपर, ठीक है ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। तो आपको 2-3 वीडियो में उनकी बुक्स, उनके कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ कवर हो जाएंगे। उसके लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी एक गाइड में अगर आपको रेफ़र करूँगा तो ये कहूँगा पॉलिटिकल जो पॉल साइंस हेल्प चैनल है, उनकी गाइड को आप रेफ़र कर सकते हैं, वो भी अच्छी है, ठीक। बाकी ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं, जो पीछे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, वो इन्हीं स्क्रीनशॉट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखिए ये मेरे नोट्स के यहाँ पे मैंने सब शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। देखो मैकियावेली के बारे में, प्लेटो के बारे में, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है ना, अरिस्टोटल के क्या क्या कोट्स हैं, बुक्स हैं, जॉन लॉक के बारे में, रूसो के बारे में। यहाँ पे आपका ग्राम्सी कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, होप्स की मेथडोलॉजी किस तरीके से, देखो यहाँ पे आ गया ना, पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, मोशंस के बेस से वर्क करता है। यहाँ पे प्लेटो की बुक्स आ गई फिर से सारी की सारी, एपोलॉजी बुक का नाम भी आ गया, ये मार्क्स की बुक आ गई। तो ये सारे नोट्स मैं शेयर कर रखे हैं, यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए मैंने आपको बताया कहाँ से पढ़ना है, मैं भी वीडियो से लेकर आऊँगा तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का ये लेक्चर, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा, सीखने को मिले होंगे नए टॉपिक्स भी, और एक अप्रोच बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।